हेलो एंड वेलकम अगेन। चलिए, आज के पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे किस चीज़ का। तो एक तो आइसोमेरिज्म को कवर करेंगे और दूसरा वीवीटी को कवर करेंगे। तो दोनों ही टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ किसको, आइसोमेरिज्म को। आइसोमेरिज्म तो देखिए, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना क्लास 11th में आइसोमर्स के बारे में ज़रूर थोड़ा बहुत भी जाने होंगे। बेसिकली आइसोमर्स होता क्या है, तो आइसोमर्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, है ना, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाती है। तो हम लोग क्या बोल देते हैं, द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड आर कॉल्ड आइसोमर। ठीक है। एंड फिनोमिना इज कॉल्ड एंड फिनोमिना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। अब देख लो, ये तो बेसिक डेफिनेशन हो गया ना, ये तुमसे नहीं पूछेगा कि व्हाट इज आइसोमेरिज्म, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन क्या आता है उस चीज को आप तभी समझेंगे जब बेसिक आप समझ पाएंगे। तो सबसे पहले ना हम लोग आइसोमेरिज्म के क्लासिफिकेशन में चलते हैं, जिससे कि हम लोग बेसिक आइडिया लग सके। तो आइसोमर्स को हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बेसिस पे दो टाइप से क्लासिफाई कर देते हैं भाई। एक तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कह देंगे और दूसरा आप कह देते हैं स्टीरियो और स्पेस आइसोमरिज्म। स्टीरियो और स्पेस आइसोमरिज्म। ठीक है। अब इन दोनों में होता क्या है, तो देखिए, प्रॉपर्टीज यहां पे क्यों बदलेगी। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर सेम है तो प्रॉपर्टीज क्यों बदलेगी, स्ट्रक्चर डिफरेंट होने के वजह से। ठीक है। तो अगर डेफिनेशन लिखना हो कि व्हाट इज स्ट्रक्चरल आइसोमर, तो आप लिख देंगे द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन प्रॉपर्टीज ड्यू टू डिफरेंट स्ट्रक्चर। ठीक, आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर। जबकि स्टीरियो और स्पेस में जब बोला जाएगा तो आप क्या लिखेंगे कि भाई जिनका स्पेस में कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाए। स्पेस में कॉन्फ़िगरेशन क्या, आप पेन सीधा पकड़ते हैं आप लिख पाते हैं, लेकिन अगर पेन उल्टा पकड़ ले तो आप नहीं लिख पाएंगे, स्पेस में आपने ओरिएंटेशन बदल दिया। तो जिनका स्पेस में अरेंजमेंट बदल जाए उस वजह से जो आइसोमर एराइज होगा उसको स्पेस और स्टीरियो आइसोमरिज्म बोलेंगे। ठीक है। अब यहां पर हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेस और स्टीरियो आइसोमरिज्म हम लोगों का दो टाइप का आ जाता है। एक तो आ जाता है जियोमेट्रिकल और दूसरा आ जाता है हम लोगों का ऑप्टिकल। खूब सारे क्वेश्चंस बनते हैं हम लोगों के ऑप्टिकल आइसोमरिज्म से। ठीक, तो ये दो टाइप हम लोगों का हो गया। स्ट्रक्चरल और आइसोमर में, स्ट्रक्चरल या फिर कॉन्फ़िगरेशनल भी बोल देते हैं हम लोग। ठीक है। तो स्ट्रक्चरल में हम लोगों का क्या आएगा, देखिए स्ट्रक्चरल आइसोमर में आता है हम लोगों का हाइड्रेट या सॉल्वेट, हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोमरिज्म। दूसरा हम लोगों का आ जाता है आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म, आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। ठीक है। तीसरा हम लोगों का आ जाएगा लिंकेज आइसोमरिज्म, लिंकेज आइसोमर। चौथा हम लोगों का आ जाता है कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। ठीक है। और फिर क्या आ जाता है कोऑर्डिनेट पोजीशन, जो कि हम लोगों के सिलेबस में डायरेक्टली बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, तो उसको हम लोग अभी फिलहाल नेगलेक्ट मार देते हैं। ठीक है। तो इसमें से क्वेश्चन आ जाता है, इसमें से क्वेश्चन आता है, तो ये पर्टिकुलर पार्ट और ये पर्टिकुलर पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो एक एक करके हम लोग पढ़ते जाते हैं। सबसे पहले मैं उठा रहा हूं आयोनाइजेशन आइसोमर्स को। ठीक है। तो आयोनाइजेशन आइसोमर्स के केस में क्या मिलेगा, आयोनाइजेशन आइसोमर्स, देखिए जब कोई कॉम्प्लेक्स ऐसा हो जिसमें जो आपका काउंटर आयन है वो अगर डिफरेंट हो जाए लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, तो ऐसे में हम लोग क्या बोलेंगे कि ये हम लोगों का है
आयोनाइजेशन आइसोमर्स। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूं यहां पर, देखिए मैं यहां पे लिख दिया Fe, है ना, और फिर मैं यहां पे लिख दिया NH3, ठीक है, और फिर मैं यहां पे लिख दिया क्या, तो इसको मैं 3 कर देता हूं, ठीक है, फिर मैं यहां पे कर दिया Cl, इसको मैं कर देता हूं 2, 3 2 5 हो गया, फिर मैं यहां पे कर देता हूं Br। अभी मैं क्या कर दिया, ये हम लोगों का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया ऑलरेडी, तो यहां पर ना हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे, इसका एग्जाम्पल मुझे चेंज करना पड़ेगा, तो ज़्यादा बेटर तरीके से हम लोग समझ पाएंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट पहले से ही मैक्सिमम हो जा रहा है ना, तो Fe अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ NH3, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 5, ठीक है, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ क्या, तो NO2 नेगेटिव, ठीक है, और यहाँ पे अब एक नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ, मैं यहाँ पे कर दिया Cl। अब देखिए, अभी अगर इस कॉम्प्लेक्स को अगर हम लोग वाटर में डिसॉल्व करें तो कैसे कैसे आयंस मिलेंगे भाई, आपको आयंस मिलेंगे Fe, NH3 और 5 टाइम, और यहां पर मैं बोल देता हूं NO, और इसके ऊपर हम लोगों को मिल जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज और Cl के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज। लेकिन इसी कॉम्प्लेक्स में मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही रहेगा। अब मैं क्या कर देता हूं, देखिए मैं यहां पे कर दिया Fe, NH3, और इसको मैं 5 ही रहने दिया, Cl को मैं अंदर लेके चला गया और NO2 को मैं बाहर लेके आ गया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो वही है ना, लेकिन अब अगर हम लोग वाटर में इसको डिसॉल्व कर रहे हैं तो हम लोगों को क्या मिलेगा, हम लोगों को मिलेगा Fe, NH3, और फिर ये 5 टाइम हो जाएगा, Cl अंदर है, NO2 बाहर हो जाएगा, तो प्लस इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो क्या हो क्या रहा है इसमें, हो ये रहा है कि एक बार तो हम लोगों को Cl मिल रहा है और दूसरी बार हम लोगों को NO2 मिल रहा है। जब आप वाटर में डिसॉल्व करें तो डिफरेंट टाइप के आयंस मिलने जरूरी हैं, है ना, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड having same molecular formula but differ in ions produced by hydrolysis are called, क्या बोलेंगे आप उसको, आयोनाइजेशन आइसोमर्स। अब होता क्या है समझो, क्वेश्चन कैसे बनाता है ना, बेस्ट लेवल का क्वेश्चन मुझे देखने को मिला कि हम लोगों के पास कंपाउंड दिया था ये, ठीक है, ये वाला कंपाउंड दे दिया ऊपर वाला, अब बोला ना कि इसके आयोनाइजेशन आइसोमर का आप IUPAC नाम लिख दिए, ठीक है, इसके आयोनाइजेशन आइसोमर का IUPAC नेम। अब आपसे वो क्या पूछ रहा है, आपसे ना आइसोमर भी चेक कर लिया और IUPAC कंसेप्ट भी चेक कर लिया, कि दोनों अगर बच्चे को आता है तब तो वो 2 नंबर ले जाए। आधे बच्चे तो क्या किए, गलती ये कर दिए कि सीधे सीधे इसी कंपाउंड का नेम लिख दिए। आपको पहले क्या करना पड़ेगा, पहले इसका आयोनाइजेशन आइसोमर बनाना पड़ेगा, फिर उसका IUPAC नेम पूछा था, यानी कि नीचे वाले का IUPAC नेम लिखना था हम लोगों को। क्या हो जाता, तो पेंटाएमीन, क्लोरो और आयरन, और सेकेंड, और फिर नाइट्राइट या नाइट्रेट, जो भी आप लिखते हैं नाइट्राइट लिखेंगे, ठीक है, तो इस टाइप से हम लोगों का आयनाइजेशन आइसोमर हो जाता है। दूसरा हम लोग एग्जांपल ले लें हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमर्स का, मैं यहां पे लिखता हूं हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोमर्स। अब ये हम लोगों का एराइज कब होगा, सबसे पहला क्वेश्चन तो हम लोगों के पास यही है। तो देखिए मैं यहां पर एक कॉम्प्लेक्स लिखता हूं Cr, और यहां पे मैं लिख दिया H2O, और यहां पे मैं कर देता हूं 6, और यहां पे मैं कर दिया Cl। अब देखिए, अब इसमें क्या वाटर है डिफरेंट हम लोगों का, नहीं है। अब देखिए, लेकिन अगर मैं यहां पर हाइड्रेटेड फॉर्म में लिख दूं, ठीक है, इसका हाइड्रेट आइसोमर बनाऊं, तो मैं क्या लिख दूंगा, Cr H2O और 5 हो जाएगा,
और एक Cl को अंदर लेके आ जाता हूं और 2 Cl बाहर रहेगा और साथ में एक हाइड्रेट आ गया। जैसे क्रिस्टल्स में हाइड्रेट होता है ना CuSO4.5H2O, ऐसे ही .H2O आप लगा देते हैं। ऐसे मैं और भी बना सकता हूं। क्या बना दूंगा? तो CrH2O को मैं 4 कर दूंगा, 2 Cl अंदर कर दूंगा, 1 Cl बाहर, और अभी मैं 2H2O लिख दूंगा। और भी मैं कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं भाई? तो CrH2O, और मैं इसको 3 कर देता हूं, तीनों Cl को अंदर ले लेता हूं और फिर Cl तो बाहर का खत्म हो गया, मैं यहाँ पे .3H2O ले लूंगा। तो जब डिफरेंट हाइड्रेटेड वाटर मॉलिक्यूल्स हो या कोई भी अदर सॉल्वेंट हो तो वो हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमर्स कहलाएगा। ये आयनाइजेशन आइसोमर से डिफरेंट क्यों है? क्योंकि ये वाटर जो है यहाँ पर आयंस के जैसे काम नहीं कर रहा है। वो न्यूट्रल लिगेंड्स तो है लेकिन आयन नहीं है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रहे। तो हम लोग लिखेंगे द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but differ in number of hydrates ऑब्लिक सॉल्वेट, ठीक है, आर कॉल्ड, क्या बोलेंगे आप उसको? हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमर्स। अब इसमें क्या पूछ सकता है आपसे? तो IUPAC तो बना के पूछ ही लेगा जैसे अभी बताया हूं, लेकिन अब पूछ लेगा नंबर ऑफ हाइड्रेट आइसोमर्स पूछ लेगा आपसे। अब जरा सोचिए, एक ये कंपाउंड था हम लोगों के पास, इसके कितने बन गए भाई? तो पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, तो 3 हाइड्रेट आइसोमर्स हम लोगों को मिल रहे हैं। ठीक है, तो दोनों कंसेप्ट क्लियर हो गया हम लोगों का। तीसरा मैं ले लेता हूं लिंकेज आइसोमर। ठीक है, तो चलिए यहां पे मैं लिखता हूं हेडिंग लिंकेज आइसोमर्स। तो बहुत सिंपल है, बस कंसेप्ट को समझना है। ये आइसोमर तभी एराइज होगा कॉम्प्लेक्स में जब एम्बीडेंटेट लिगेंड हो, है ना? तो मैं यहां पे लिख देता हूं दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म is only possible when ambidentate ligands are present with the complex अब भाई सवाल ये है, अगर आप अभी देख रहे हैं तो ये एम्बीडेंटेट लिगेंड क्या है, ये क्या है? अगर आप पढ़े हैं तो अच्छी बात है। तो ऐसा मोनोडेंटेट लिगेंड जिसमें एक से ज्यादा डोनर एटम हो, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? एम्बीडेंटेट लिगेंड। ठीक है, तो देखिए मैं यहां पे कर दूंगा, मैं यहां पे एग्जांपल ले लेता हूं। क्या लिख दिया मैं? Fe, और यहां पे मैं लिख देता हूं NH3, और यहां पे मैं कर दिया 5, यहां पे मैं कर दिया NO2, और यहां पे एक Cl। अभी मैं क्या करता हूं, चूंकि NO2 एक एम्बीडेंटेट लिगेंड है, इस वजह से ये लिंकेज आइसोमर दे सकता है। लिंकेज आइसोमर्स कैसे देगा भाई? तो अभी डोनर एटम नाइट्रोजन है ना? अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स को ऐसे बना दूं NH3, और ये हो गया हम लोगों का 5, और ONO मैं लिख दिया। अभी डोनर एटम कौन हो गया? ऑक्सीजन। पहले डोनर एटम कौन था? नाइट्रोजन। तो डोनर एटम चेंज हो गया है। अभी भी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला सेम है, लेकिन इसकी फिर प्रॉपर्टीज हम लोगों की बदल जाएगी। तो ऐसे आइसोमर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? लिंकेज आइसोमर्स बोलेंगे। लिंक चेंज हो गया है सेंट्रल मेटल एटम से। ठीक है, अब चौथा या लास्ट हम लोग उठाएं, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। ठीक है, तो मैं यहां पर हेडिंग कर देता हूं कोऑर्डिनेशन
आइसोमेरिज्म। अब कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म या कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म में क्या होगा, जब पूरी तरीके से हम लोगों का लीगेंट या सेंट्रल मेटल एटम चेंज हो जाए। नहीं समझ में आया, ध्यान दीजिए, पहले मैं एग्जांपल ही लिख रहा हूं। मैं यहां पर लिख दिया CO और यहां पर मैं लिख देता हूं NH3 और ये हम लोगों का हो गया 6 टाइम, और दूसरा मैं कॉम्प्लेक्स लिया यहां पर Cr और ये है हम लोगों का Cn और ये 6। अब देखिए एक्चुअली है क्या, पहले तो इस कॉम्प्लेक्स को समझने की जरूरत है। इस कॉम्प्लेक्स में होगा क्या ना, ये एनायन के जैसे काम कर रहा होगा और ये कैटायन के जैसे काम कर रहा होगा। IUPAC में मैं बताया था, पहले हम लोग कैटायन लिखते हैं फिर एनायन लिखते हैं, प्रीवियस वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। तो यहां पर दोनों कॉम्प्लेक्सेस, एक कैटायन और एक एनायन है। ऐसे कंडीशन में अगर दोनों के लीगेंड्स पूरी तरीके से चेंज हो जाए, या तो आप कहिए कि लीगेंड्स चेंज हो जाए या आप कहिए कि सेंट्रल मेटल एटम ही चेंज हो गया, तो भी बात एक ही है। तो मैं क्या कर दिया, देखिए मैं CO के साथ अब ले आऊंगा CN को, तो मैं यहां पे लिया दिया CO के साथ CN को और 6 टाइम लिख दिया, और Cr के साथ मैं ले आया किसको, NH3 को। तो पूरी की तरीके से ये कॉम्प्लेक्स एंटिटी ही चेंज हो गई, प्रॉपर्टीज ऑब्वियस सी बात है चेंज रहेगा। तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिसमें लिगेंड्स का इंटरचेंज हो जाए वो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है। तो मैं यहां पे लिखूंगा द complexes having same molecular formula but differ in क्या, तो कोऑर्डिनेट पोजीशन अगर ये लिखने वाला टर्म नहीं समझ में आया होगा तो आप क्या कह सकते हैं, कंप्लीट इंटरचेंज ऑफ लीगेंड्स कहिए या फिर सेंट्रल मेटल एटम कहिए, ठीक है, आर कॉल्ड, हो गया काम। चलिए समझ में आ गया इसमें क्या होना है। अब हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को पूरी तरीके से समझ लिए, कंसेप्ट भी क्लियर हो गया, क्वेश्चन हो जाएगा, अच्छी बात। अब हम लोग बढ़ते हैं किसके तरफ, इस जियोमेट्रिकल आइसोमर्स की तरफ। तो देखिए मैं यहां पर हेडिंग करूंगा जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। अब जियोमेट्रिकल आइसोमर्स में बेसिकली होता क्या है, तो आप क्या करते हैं, अगर आप ऑर्गेनिक में जियोमेट्रिकल आइसोमर्स पढ़े होंगे तो आप वहां पे पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे भाई, थोड़ा सा क्विक रिवीजन हो जाए। तो ऑर्गेनिक में आप पढ़ते थे, एक तो पढ़ते थे सिस ट्रांस, है ना, और दूसरा आप पढ़ते थे EZ, और तीसरा आप पढ़ते थे सिन एंटी, सिन और एंटी। यहां पर बस एक ही चीज आपको देखने को मिलेगा, वो कौन सा है, सिस ट्रांस। ये हम लोगों का इसमें देखने को मिल जाएगा। अब सिस ट्रांस में क्या होता था कि जब दोनों बल्कि ग्रुप सेम साइड में होते थे, सिस ट्रांस को मैं उठा के ले आ रहा हूं इधर, सिस में हम लोग क्या लेते थे, व्हेन बल्कि ग्रुप आर ऑन द सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड हम लोग करते थे, डबल बॉन्ड कह लीजिए या फिर रिंग कह लीजिए, जहां पर भी रेस्ट्रिक्शन होता था रोटेशन में। और ट्रांस में क्या होता था, तो ट्रांस में ये होते थे अपोजिट साइड। तो इसी से मिलता जुलता हम लोगों का कंसेप्ट यहां पर भी रहेगा क्या, तो जब सेम टाइप के लीगेंड्स अगर 90 डिग्री के एंगल पे होंगे किसी कॉम्प्लेक्स में तो वहां पर बनेगा सिस आइसोमर। अगर वो हो गए कहां पर, 180 डिग्री के एंगल पे, यानी कि मैक्सिमम डिस्टेंस अचीव कर लिए, तो वो हो जाएगा ट्रांस आइसोमर। क्लियर है, मैं यहां पर लिख देता हूं आपके लिए की पॉइंट, व्हेन सेम लीगेंड्स are present
एट 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल, तो वो कहलाएगा हम लोगों का सिस। अगर क्या होगा, व्हेन सेम टाइप ऑफ लिगेंड, सेम टाइप of ligand are present at 180 डिग्री एंगल, तो वो हो जाएगा हम लोगों का ट्रांस। ठीक है, अब चलिए भाई, तो कॉम्प्लेक्सेस का ना हम लोगों के सिलेबस में कुछ बेसिक शेप है, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन बोला जाता है। हम लोग वही पढ़ रहे हैं जो हम लोगों के काम का चीज है। तो एक तो होता है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, है ना। टेट्राहेड्रल में तो बॉन्ड एंगल बनता है भाई 109 डिग्री का। तो यहाँ पर तो ना तो हम लोगों को 90 मिल रहा है और ना ही हम लोगों को 180 मिल रहा है। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में सिस ट्रांस पॉसिबल भी नहीं होगा, है ना। तो मैं लिखूंगा सिस ट्रांस आइसोमर, सिस ट्रांस आइसोमर इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, अच्छा जी, चलिए। अब दूसरा जो होता है ना, sp3 हाइब्रिडाइज के हम लोगों के दो टाइप के शेप मिलते हैं। एक तो हम लोगों का मिल जाता है टेट्राहेड्रल, ठीक है, और दूसरा हम लोगों को मिल जाता है स्क्वायर प्लेनर वाला। sp3 नहीं रहता, ये dsp2 रहता है। sp3 का एक ही मिलता है टेट्राहेड्रल। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के हम लोगों को दो मिलते हैं। तो स्क्वायर प्लेनर वाला, तो वहां पर ना हाइब्रिडाइजेशन जो रहता है वो क्या मिलता है हम लोगों को, dsp2, अगर आप हाइब्रिडाइजेशन जानते हैं तो। यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहता है। कॉम्प्लेक्सेस का शेप कैसे बनाते हैं, तो ये चारों एक ही प्लेन में होता है। तो जब चारों एक ही प्लेन में होगा तो ऐसे कंडीशन में दो के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, और इन दो के बीच में अगर देखेंगे तो 180 डिग्री का एंगल बन जाएगा। यानी कि ये तो हम लोगों का फिट हो गया, किसके लिए, सिस ट्रांस आइसोमर्स एग्जिबिट करने के लिए, है ना। तो मैं देखिए यहां पे लिख रहा हूं कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का मतलब ये हुआ जब सेंट्रल मेटल एटम से 4 ही बॉन्ड बने। ठीक है, तो ऐसे में दो चीजें हम लोगों के पॉसिबल हैं। एक टेट्राहेड्रल, कैसे पहचानोगे, तो टेट्राहेड्रल में होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें ना जियोमेट्रिकल आइसोमर हम लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, डू नॉट शो, डू नॉट शो GI में लिख देता हूं जियोमेट्रिकल आइसोमर। दूसरा हम लोगों का होगा स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। इसमें हम लोगों का कैसे पहचानोगे, तो dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ये हम लोगों का शो करेगा, शो GI, मतलब जियोमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। जैसे मान लीजिए अगर मैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स लिया और यहां पर मैं ले लेता हूं A और यहां पे मैं कुछ भी ले लिया, वो B या B ही ले लीजिए या C D कुछ भी ले लीजिए। अगर ये दो मोनोडेंटेट लिगेंड है और दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो हम इसके नाम के आगे क्या लगा देंगे, सिस, और फिर IUPAC नेम लिख देंगे। लेकिन इसी कॉम्प्लेक्स का अगर मैं दूसरा फॉर्म बनाऊं, मैं यहां पे लिख दिया A और यहां पे लिख दिया A, या इसको लिख दिया B और इसको लिख दिया B, तो B के रिस्पेक्ट में कहिए या A के रिस्पेक्ट में कहिए, क्या हो रहा है हम लोगों का, तो हम लोगों का हो रहा है 180 डिग्री एंगल। तो हम क्या कर देंगे, ट्रांस, और फिर इसका IUPAC नेम लिख देंगे। ऐसा भी पॉसिबल है कि यहां पर मान लीजिए A और ये B और ये C हो जाए। तो BC से मतलब नहीं है, कोई भी दो सेम हो जाने चाहिए। तो ये अभी 90 डिग्री के एंगल पे है तो आप सी प्रीफिक्स लगाएंगे इसके IUPAC नेम। अगर मान लीजिए हम लोगों का वही दे दिया गया, ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है लेकिन इस बार A यहाँ है, दूसरा A यहाँ है, ये B हो गया, ये C हो गया, तो A के बीच में हम लोगों का बॉन्ड एंगल बन रहा है 180 डिग्री का। ये हम लोग क्या कह देंगे, इसके IUPAC नेम से आगे ट्रांस आइसोमर लगा देंगे। ठीक है, तो ये तो स्क्वायर प्लेनर का रहा। जब कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग क्या ले लेते हैं, 6, यानी कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में इस तरीके का बनेगा। अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में तो 6 मोनोडेंटेट लिगेंड हो सकते हैं ना। यहां पर मैं A B C D E और F ऐसा कर दूं,
तो इसमें भी जियोमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है, क्योंकि सब डिफरेंट है ना। अब देखिए, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल मतलब जियोमेट्रिकल आइसोमर्स निकालने का अलग ही तरीका है, ये कॉम्पिटिटिव लेवल पे आ जाता है। बोर्ड के लेवल पे क्या है, तो देखो अगर हम लोगों का 6 हो गया तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ ए, और इधर मैं कुछ भी कर दूं बी सी डी ई कुछ भी, तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या है, एंगल है 90 डिग्री का। अब ये तुम्हें कैसे पता चलेगा कि सर कब 90 डिग्री, ये तो अपने ही फिगर बना रहे हैं, अपने ही समझ रहे हैं। तो भैया एक्स वाई जेड एक्सिस आप जानते हैं, ये अगर आप एक एक्स ले रहे हैं, दूसरा वाई ले रहे हैं, तीसरा जेड ले रहे हैं, तीनों एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे कट करते हैं। अब सबको मिलाते हैं तो इसके बीच में भी 90 डिग्री का होगा, इसके बीच में भी, इसके बीच में भी, इसके बीच में भी, ये दोनों एक दूसरे के बीच में 180 डिग्री का होगा, या इन दोनों के बीच में 180 डिग्री का होगा, या इन दोनों के बीच में 180 डिग्री का होगा, है ना। तो ऐसे आपको चेक करना है। दूसरा जो जियोमेट्रिकल आइसोमर आता है वो कौन सा आता है हम लोगों का, फेसियल एंड मेरीडोनल। मेरीडोनल, अब फेसियल और मेरीडोनल में क्या होगा, तो ये हम लोगों को तभी ऑब्जर्व देखने को मिलेगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 यानी कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ही देखने को मिलेगा। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, और कब देखने को मिलेगा, तो व्हेन थ्री लिगेंड्स आर सेम। अभी तक जो आप किए थे 2 लिगेंड्स सेम थे, जब 3 लिगेंड्स सेम हो तभी ये देखने को मिलेगा। अब देखो, जैसे मान लो मैं यहाँ पर ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बना दिया, इसमें से ये चारों हम लोगों के एक प्लेन में हैं और बाकी का एक ऊपर और एक नीचे। चलो, अब इसमें से तीनों अगर सेम है, जैसे मान लीजिए ए और ए, बाकी के तीनों कुछ भी हो, बी सी डी मैं यहाँ पे लिख दिया। अब इन तीनों का मिलाकर एक ट्रायंगल अगर हम बनाएं और वो अगर सेंट्रल मेटल एटम को टच करता है ना, ये देखिए टच कर रहा है ना, ये वाली लाइन टच कर दे रही है ट्रायंगल की, तो हम क्या बोलेंगे कि ये मेरीडोनल है। इसके नाम के आगे हम लोग क्या लगा देंगे, मर। शॉर्ट में हम लोग बोल देते हैं FAC और MER, तो ये क्या लगा देंगे हम लोग, मर। अगर मान लीजिए यही हम लोगों का कॉम्प्लेक्स जो है कुछ इस टाइप का होता है, ये चारों एक प्लेन में है, लेकिन अभी अगर ये सेंट्रल मेटल एटम को टच नहीं करते, मैं यहां पर ए लिख दिया, ए और इधर मैं बी सी डी कुछ भी कर दिया, तो अगर मैं ए को मिलाने वाले ट्रायंगल को देखूं तो क्या ये सेंट्रल मेटल एटम को टच कर रहा है, तो इसका जवाब होगा नहीं। यानी कि ये हम लोगों का क्या कहलाएगा, ये फेस पे प्रेजेंट है, तो FAC और फिर IUPAC नेम लिख देंगे हम लोग। क्लियर है, तो फेसियल और मेरीडोनल हम लोगों का ये हो गया। इसके बाद हम लोगों का आता है क्या, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स, तो देखो बहुत डिटेल में हम लोगों को जानने की जरूरत तो है नहीं, हम लोगों को तो बोर्ड का एग्जाम क्रॉस करना है। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए ना बेसिक कंडीशन क्या है, तो सबसे पहले ना कॉम्प्लेक्स मस्ट टू बी एसिमेट्रिकल। अगर कोई कॉम्प्लेक्स दे दिया तो वो कब ऑप्टिकली एक्टिव होगा, तो एसिमेट्रिकल होना चाहिए। एसिमेट्रिकल मतलब होने का ये हुआ कि कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ। ठीक है, 2 इक्वल हाफ में डिवाइड ना हो सके। अब देखिए स्क्वायर प्लेनर वाला जो कॉम्प्लेक्स था वो तो हमेशा प्लेनर ही रहता है, और प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस जो है ना हमेशा क्या होंगे, सिमेट्रिकल होंगे। तो स्क्वायर प्लेनर तो ऐसे ही गेम से बाहर हो गया। ठीक है, डू नॉट शो ऑप्टिकल एक्टिविटी, समझ गए। स्क्वायर प्लेनर सिमेट्रिकल होता है, जैसे मान लीजिए अगर ये चारों बराबर हैं चाहे डिफरेंट हो, है ABC और D, तो जानते हो क्या है, जैसे बुक को बीच से फाड़ते हैं हम लोग, वैसे ही इसको भी फाड़ दें, यहीं से ये चारों हाफ हाफ कर दें, हो जाएगा ना। तो वैसे ही ये सिमेट्रिकल है, तो ये तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं शो करेगा, सॉरी ऑप्टिकल आइसोमर नहीं शो करेगा। अब यहां पर कहानी किसकी आ जाती है, तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में।
तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्या होगा, जब चारों लिगेंड्स डिफरेंट हो, व्हेन ऑल फोर ligands are different, then only optical isomer is observed. ठीक है, इस पॉइंट को बस ध्यान रखो। तो टेट्राहेड्रल का हम लोगों का काम हो गया। अगर मान लीजिए ऐसा है तो एक हम लोगों को मिलता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी और दूसरा हम लोगों को मिलता है लीवोरोटेटरी, यानी कि दो हम लोगों के ऑप्टिकल आइसोमर्स बन जाएंगे। इसके बाद कहानी किस में आती है, तो हम लोगों का आता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के कंडीशन में, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्या है, देखिए दो कंडीशन है, एटलीस्ट वन asymmetrical bidentate, अब ये फर्स्ट वीडियो में ही हम लोग पढ़ लिए थे टर्मिनोलॉजी में, bidentate ligand must to be present, या तो कम से कम एक asymmetrical bidentate ligand हो कॉम्प्लेक्स के अंदर, या फिर और all six ligands आर डिफरेंट, या तो सब डिफरेंट हो, तब वो क्या हो जाएगा, एसिमेट्रिकल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, यानी कि ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। अगर ऑप्टिकली एक्टिव हो गया तो दो फॉर्म हम लोगों को मिलेगा, एक डी और एक एल मिलेगा। जैसे मान लीजिए मैं यहां पर एक कॉम्प्लेक्स बना लेता हूं, सबसे फेमस वाला हम लोगों के पास ये एक स्ट्रक्चर हो गया ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का। तो ये चारों एक प्लेन में हम लोगों के होते हैं, है ना। अब देखो यहां पर मैं एक इथाइलिन डाईएमीन ईएन कर दिया, इधर भी मैं एक ईएन कर दिया, और इससे मैं इसको जोड़ दिया, ये भी ईएन कर दिया, है ना। तो देखो इसको ना हम लोग किसी भी तरीके से टू इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते। ऐसे ही मैं इसी का अगर फिर हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो होते हैं उसका मिरर इमेज हम लोग बनाते हैं, तो अगर इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा हम लोगों का, ये पीछे से जुड़ जाएगा और ये सामने से जुड़ जाएगा। ठीक है, ये सभी क्या है, इथाइलिन डाईएमीन है, बाइडेंटेट कॉम्प्लेक्स है, बाइडेंटेट लिगेंड है जो कॉम्प्लेक्स से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे जब भी कंडीशन बनेगा तो हम लोगों का ऑप्टिकली एक्टिविटी हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, तो आइसोमर हम लोगों का खत्म हो गया, अब हम लोग आते हैं वैलेंस बॉन्ड थियरी पे। ठीक है, तो वैलेंस बॉन्ड थियरी का कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई बॉन्डिंग जो है कॉम्प्लेक्स के अंदर कैसे होती है। तो बॉन्डिंग के लिए क्या बोला गया कि बॉन्ड बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम एंड लीगेंड जो होता है, लीगेंड इज कोवैलेंट इन नेचर, कोवैलेंट इन नेचर होता है। ठीक है, अब अगर कोवैलेंट नेचर होता है तो इनके अंदर क्या होना चाहिए, तो हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट हम लोगों को अब पढ़ना है, और साथ ही साथ वर्नर्स थियरी को पढ़ना है। ठीक है, तो देखो हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या देखना है, अगर मान लीजिए हम लोगों के पास कोई मेटल एटम है और उससे दो लिगेंड्स लगे हुए हैं तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp ही होगा। अगर कोई मेटल है और उससे अगर तीन लिगेंड्स लगे हुए हैं तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही होगा, है ना। अगर कोई मेटल एटम है और उससे अगर चार लिगेंड्स लगे हुए हैं तो या तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकता है, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है sp3, या फिर उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकता है, तो dsp2। अब कब sp3 होगा और कब dsp2 होगा, तो जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स लगे रहते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो ज्यादा चांसेस है dsp2 होने का। अगर वीक फील्ड लिगेंड्स लगे रहते हैं, ये हिंट दे रहा हूं मैं जिससे कि आपका तुरंत आप आंसर निकाल पाए, वीक फील्ड लिगेंड्स लगे रहते हैं तो हम लोगों के पास मोस्टली 99% केसेस में sp3 हाइब्रिडाइज होने का चांस है। ठीक है,
आप आंसर कैसे निकाल पाए, क्योंकि सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाता है। अगर मान लीजिए हम लोगों के पास क्या है, 5 लिगेंड्स लगे हुए हैं, है ना, ये नीचे वाला नहीं है, तो उस कंडीशन में sp3d होने के चांसेस हैं। अगर 6 लिगेंड्स लगे हुए हैं तो उस कंडीशन में sp3d2 या फिर d2sp3 बनने के चांसेस हैं। ये कब होगा, तो ये अगेन वीक फील्ड लिगेंड के केस में, और ये कब होगा, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे उस केस में। तो अभी तो मैं आपको ट्रिक दे दिया कि आप सीधे सीधे बॉन्ड काउंट करके आप बता सकते हैं। अब अगर आपको वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड का कंसेप्ट, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिगेंड्स का पता है, तो आप सीधे सीधे किसी भी कॉम्प्लेक्स को देखकर उसका हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मैं यहां पर एग्जांपल ले लेता हूं। मैं यहां पर ले लिया Fe और CN6। तो कैसे बनाना है हम लोगों को हाइब्रिडाइजेशन, तो सबसे पहले हम लोग यहां पर सेंट्रल मेटल एटम हाइब्रिडाइज होता है। तो सेंट्रल मेटल एटम का आप ऑक्सीडेशन नंबर देखिए, तो यहाँ पर -4 होता है, यानी कि ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। IUPAC नेमिंग में आप जान गए हैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, 26 एटॉमिक नंबर होता है। मैं यहाँ पे लिखूंगा 1s2 2s2 2p6, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते जाइए। फिर 2p6 के बाद क्या आ गया भाई, तो 3s2, और फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा 3p6, और फिर 4s2, और फिर मैं यहाँ पे लिख दूंगा 3d6 होता है। लेकिन ये तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यानी कि 4s2 के 2 इलेक्ट्रॉन जो है बाहर चला गया है। मैं यहाँ पे लिख दूंगा 0। हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कौन करता है, तो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन, इनर सेल के इलेक्ट्रॉन्स का कोई रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है, यानी कि 4s2 और 3d6 ही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करने वाला है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया था। 3d में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, तो d में होते हैं सर 5, तो मैं यहाँ पे 5 बॉक्सेस बना देता हूँ, 3 4 5। s में कितना होगा, तो 4s में 0 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। अगर फोर्थ सेल आ गया तो फोर्थ p ही होगा, तो 4p में भी 0 इलेक्ट्रॉन है, 4s में भी 0 इलेक्ट्रॉन है, और 3d6 है, तो 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से आप भर दिए इलेक्ट्रॉन, है ना। अब मैं इसको लिख दूंगा इन ग्राउंड स्टेट, इन ग्राउंड स्टेट। ठीक है, अब क्या होता है, ये तो नॉर्मल सेंट्रल मेटल एटम का कॉन्फ़िगरेशन हो गया कि इस तरीके से उसके इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते होंगे उसके सबसेल के अंदर या उसके ऑर्बिटल के अंदर। जब लिगेंड्स अप्रोच करता है बॉन्डिंग के लिए, तो Cn यहां पर है हम लोगों के पास लिगेंड्स। अब Cn क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स अगर जाता है ना, जैसे अगर तुम जाओ और एक ही चेयर है बैठने के लिए और तुम ज्यादा मजबूत हो, तो तुम अपने छोटे भाई को हटा के किनारे कर सकते हो। ऐसे ही Cn अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ना, तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है उसको वो हटाकर किनारे कर देता है। इस इलेक्ट्रॉन को अंदर भेज देगा, इस इलेक्ट्रॉन को अंदर भेज देगा। तो इन एक्साइटेड स्टेट, अब एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हुआ, जब तुम अपने छोटे भाई को हटाओगे तो वो क्या होगा, गुस्सा तो होगा ही, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा कुर्सी छोड़ते हुए। तो यहां पर 3 में तो पूरे इलेक्ट्रॉन भर गए डी के, है ना, ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन इसके वाले मैंने पेयर कर दिए। 2 यहां से हम लोगों को खाली मिल गया, 1 एस का खाली मिल गया था, और 3 पी के खाली हम लोगों को मिल जा रहे हैं। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया भाई, तो D का 2 आया है तो D2, 1 S का और P के 3, तो ये D2sp3 हो गया। तो इसमें ना Cn क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स सारे 6 के 6 लिगेंड्स अपने इलेक्ट्रॉन डाल देंगे, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से निकालेंगे। लेकिन अगर यहीं पे Cn के जगह पे क्या होता, लेट अस सपोज Cl होता। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूं Fe, और यहाँ पे मैं लिख दिया Cl, और ये 6 हो गया, और यहाँ पे -4। अगेन Fe का वही सारा सिस्टम रहता है, ये 26 है, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो हम लोग लिखते हैं 3d6 और 4s0। अब क्या है, तो यहां पर भी आप D के लिए 5 बॉक्सेस बनाते, 1 2 3 4 5, इसमें 1 2 3 4 5, और ये 6। 4s का क्या हुआ, 0। ठीक है, अगर 4s है तो 4p भी होगा, 4d भी होगा, 1 2 3 4 5, ये 4d का है, ये 4p का है, ये 4s का है, ये 3d का है, 3d में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या है, चूंकि Cl क्या है, एक वीक फील्ड लिगेंड्स है। अगर चेयर पे तुम्हारे पिताजी बैठे हैं, तुम्हारे घर का कोई बड़ा आदमी बैठा है,
तब तो तुम उनको चेयर से डिस्प्लेस नहीं कर सकते। सेम Cl वीक फील्ड लिगेंड्स है, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को अंदर की तरफ डिस्प्लेस नहीं कर पाता, तो फिलिंग कहां से स्टार्ट होगी? S से स्टार्ट होगी। यानी कि अब हाइब्रिडाइजेशन कहां से हम लोगों का स्टार्ट होगा? S से स्टार्ट होगा। 6 ऑर्बिटल चाहिए क्योंकि 6 मोनोडेंटेट लिगेंड है, तो 1 2 3 4 5 6। हम लोगों के पास क्या हो रहा है? 6 ऑर्बिटल तो मैं यहाँ पे बना दूंगा, लेकिन कौन कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ पता चल गया? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें सब में Cl अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। अब यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ? तो हम लोग बोलेंगे sp3d2। तो इस तरीके का कंसेप्ट होता है। क्लियर है? अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलता है तो मैग्नेटिक बिहेवियर में हम लोग बोलते हैं कि पैरामैग्नेटिक है। अगर मान लीजिए सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम लोगों को मिल गए, जैसे पिछला एग्जांपल यहां पर, तो वो क्या कहलाएगा? डायमैग्नेटिक है। अगर मैग्नेटिक मोमेंट आपको निकालना होता है तो आप n+2 लगा देते हैं फॉर्मूला। ठीक है, तो ये सब हम लोगों का हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट है। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं केवल हम लोग उसी को डिस्कस कर रहे हैं, तो एकदम ध्यान से बने रहिए। थैंक यू।